Hello and welcome to Autodidact IS. Today's editorial topics are freebies, a judicial-led and a multi-layered issue. While it is useful to start with the definition of subsidies, the issue of tax preference also merit attention. Second one is privatizing bank. In an article titled Privatization of Public Sector Bank, an Alternative Perspective by RBI. Third one is perilous stalemate. Communication line between Moscow and Kyiv should be kept open. Let us start with the first one. ये आर्टिकल है फ्रीबीज पे. इससे पहले भी हम लोग 3 आर्टिकल इस पे देख चुके हैं, 3 अगस्त, 5 अगस्त और 19 अगस्त. ये 3 आप चाहो तो यूट्यूब पे जाओ, इसका वीडियो पड़ा है, आप वहाँ देख सकते हो. अब यहाँ पे ये इशू होगा बच्चे को कि फ्रीबीज पे ही इतना सारा आर्टिकल क्यों. अब जो हिंदू पे आर्टिकल आता है उसी पे ये मैं बनाता हूँ. तो पहला 3 तारीख वाला जो था जिस पे फ्रीबीज पे बात हो रही थी, तो उसका डायमेंशन अलग था. वो बेसिकली आपका बात कर रहा था कि वेलफेयर स्कीम को आप फ्रीबीज बोलते हो और जो लो टैक्स रेट जो देते हो उसको टैक्स एग्जेम्पशन बोलते हो. डिबेट इसके इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है ना, वर्सेस में. दूसरा जो आर्टिकल आपका 5 अगस्त को आया था, इसमें अलग अलग जो हमारा अथॉरिटी है, जैसे कि ये पहला जो 2 है, ये आपका अटॉर्नी जनरल का स्टेटमेंट है कि इस पर फ्री वीज़ पे उन्होंने बोला कि अगर फ्री वीज़ दिया जाए तो वोटर का जो इन्फॉर्मेशन है डिस्टॉर्टेड हो जाएगा. वो वोटिंग सही अपने चॉइस पे नहीं कर पाएगा, बल्कि वो जो आप पैसा दोगे या कुछ देने वाले हो उससे वो इन्फ्लुएंस हो सकता है. ठीक है, तो एक तो यही है. और दूसरा उन्होंने बताया कि अगर अनरेगुलेटेड पॉपुलिज्म रहा तो इकोनॉमिक के लिए डिजास्टरस हो सकता है. तो ये 2 चीज़ आपका अटॉर्नी जनरल अपना दलील देते हैं. फ्री वाइज पे बहस स्टार्ट करते हैं इसी से. इसी के साथ साथ आपको पता होगा कि 2-3 चीज़ और है कि अपना पीएम भी इस पे बात बोले थे, एग्रीकल्चर वाला. और इसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट भी इस पे एक कमेटी बनाने का, सेंट्रल कमेटी बनाने का बात किया कि भाई आप कमेटी बनाइए कि इस पे चेक किया जा सकता है या नहीं. ठीक है, उस आर्टिकल में 5 तारीख आर्टिकल में एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का मेंशन था. एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 2013 का था. इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये माना कि अगर हम टारगेटेड स्कीम चलाते हैं वनरेबल सेक्शन को देखते हुए, तो वो एक तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत आएगा और वो करप्शन में नहीं आएगा. ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जजमेंट है, क्योंकि फ्री वीज़ का अभी डिबेट स्टार्ट है, तो इस जजमेंट को लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है. ठीक है ना, अगर एग्जाम में आए तो. उसी के साथ इलेक्शन कमीशन का भी मेंशन है कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसके लिए निकाला. तो ये 5 तारीख वाला में ये 3 चीज़ था. उसके बाद 19 अगस्त को भी हम लोग इस पे बात किए. तो 19 अगस्त का डायमेंशन अलग था, वो फिजिकल कंसर्न पे था. जो बात हो रही थी कि इकोनॉमिक डिजास्टर्स फ्रीबीज क्रिएट करने वाला है, डिजास्टर हो जाएगा अगर फ्रीबीज आप देते हो तो इसमें यही बताया गया कि फ्रीबीज ऐसा नहीं है कि फ्रीबीज के कारण ही आपका इकोनॉमिक में फिनेंशियल क्राइसिस वगैरह आने वाला है. ठीक है ना, ये बेसिकली रेवेन्यू जो है बहुत कम कलेक्ट कर रहे हो और आप एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हो, इसके कारण. ये रेवेन्यू कम क्यों है, इस पर ही उन्होंने बात किया. और एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ आप गलत कर रहे हो, जहाँ नहीं करना चाहिए, उस पर बात किया. तो फिजिकल कंसर्न पे ही ये 19 तारीख का आर्टिकल है. ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं आज का आर्टिकल में. आज का आर्टिकल में हमारा क्या क्या बात होता है तो वो देखते हैं. तो इसमें 3-4 चीज़ बात करता है. पहला तो ये बोलता है जो राइटर बोल रहे हैं कि आप जो पैसा खर्च करते हो सोशल वेलफेयर स्कीम पे और इरेशनल जो आपका खर्च करते हो, इरेशनल फ्रीबीज पे करते हो, वो दोनों को अलग करो पहले. ये दोनों को अलग करना ज़रूरी है. ठीक है, पहला. और ये जो डिबेट स्टार्ट हुआ है, ये सिंपल डिबेट नहीं है, ये इस मल्टी लेयर डिबेट है, इसमें बहुत सारा चीज़ इन्वॉल्व होगा. ठीक है, ये चीज़ पहला. दूसरा, इसमें डिफिनीशन का बात किया. तो डिफिनीशन एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक डिफिनीशन है, वो आप ध्यान रखना. एक द एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज़ एंड काउंटरवेलिंग मेजर. ठीक है ना, ये सब्सिडी को डिफाइन किया. आपको मन करे तो ये सब्सिडी को याद रखना, नहीं अगर मन करे तो आप ये छोटा सा सब्सिडी है का डिफिनीशन है वो याद रख सकते हो. सिंपल समझने के लिए ये जान के रखो कि कोई भी सपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है जो उसके एक्सचेकर पे या रेवेन्यू पे असर डाल रहा है, वो एक तरह से आपका फ्रीबीज कहलाएगा. ठीक है, चाहे वो आपको डायरेक्ट पैसा दे दे या वो टैक्स में कटौती कर दे या आपको कम पैसा में आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर दे. ठीक है, वो सारा फ्रीबीज में आएगा. ठीक है, ये डिफिनीशन हुआ आपका. इसके बाद जो फ्रीबीज का जो बात चल रहा है, जो सब्सिडी का बात चल रहा है, अब सब्सिडी के हिसाब से अब आप देखिए कि यूनियन बजट भी डायरेक्ट सब्सिडी को और आपका ट्रांसफ़र पेमेंट, ये दोनों का एक कॉलम बनाया. और उसका टाइटल, ये बेसिकली 2006 और 7 से स्टार्ट होने लगा, और उसका टाइटल 2006 और 7 में रखा गया रेवेन्यू फॉरगॉन.
अंडर द सेंट्रल टैक्स सिस्टम। और वही बाद में जाके 2015-16 में ये जो टाइटल था वो बदल गया स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इंसेंटिव अंडर द सेंट्रल टैक्स सिस्टम। और ये जो टैक्स इंसेंटिव है वो एक तरह से इनडायरेक्ट सब्सिडी माना जाता है, ठीक है। इसी में आगे चल के बात होता है कि कैग का रिपोर्ट है, कैग के रिपोर्ट 2016 के हिसाब से देखने को मिलता है कि जो रेवेन्यू फॉरगॉन है 2010-11 में 21% का था, है ना, ऑफ डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू में, जो कि ये घट के 14-15 में 15% पहुंच गया। और वो अभी 2019-20 में ये फिर से बढ़ गया। ये कंसर्न है, ठीक है ना, रेवेन्यू फॉरगॉन ये हमारा कंसर्न है। इसके बाद अगला बात होता है कि जो जैसे पॉलिसी मेजर है, जैसे आप स्पेशल टैक्स देते हो, एग्जेम्पशन देते हो, डिडक्शन देते हो, रिबेट देते हो, क्रेडिट देते हो, ये सारा क्या हो जाता है, एक तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स को अफेक्ट करता है। और इसी को कभी काल हम इसी को जो हम लोग बोलते हैं टैक्स प्रीफरेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये किस पे होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये दोनों पे ये अप्लाई होता है, ठीक है ना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें एक समझाने के लिए बोला गया कि जैसे मान लीजिए अगर हम टैक्स प्रीफरेंस देते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के तहत हम लोग टैक्स प्रीफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि, और उसका वो क्यों दिया जाता है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे सेविंग, इंडिविजुअल का सेविंग बढ़ाना, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ाना, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी या साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट बाय कॉर्पोरेट ऐसा हो सके उसके लिए दिया जाता है। दूसरा एग्जांपल कस्टम ड्यूटी अगर हम देते हैं, उसमें कंसेशन देते हैं, तो इसमें मेरा एक्सपोर्ट प्रमोशन का बात होता है। तो यहाँ ये बात बोला गया कि अगर हम ये सारा चीज़ दे रहे हैं, जो मेरा स्पेशल ऑब्जेक्टिव है, अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो उसको क्या हम फ्रीबीज नहीं कंसीडर करें, ठीक है। ये बात यहाँ होता है कि टैक्स प्रेफरेंस दे रहे हो, टैक्स कट दे रहे हो, वेरियस इंसेंटिव दे रहे हो कि भाई मेरा कुछ स्पेशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो, और अगर वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होता है तो उसको हम लोग फ्रीबीज के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला है कि टैक्स प्रीफरेंस को दिखाते हुए कुछ फैक्ट है, कुछ जो राइटर हैं टैक्स प्रीफरेंस पे कुछ फैक्ट दिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें ये बताया गया, अच्छा, इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना, ये टैक्स एग्जम्पशन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स में पहला ये देखने को मिल रहा है कि इंडिविजुअल कंपेयर टू इंडिविजुअल कॉर्पोरेट हैज़ बीन एंजॉय ए लार्ज शेयर ऑफ ऑल ईयर एक्स। मतलब जो ये टैक्स प्रीफरेंस है ये कॉर्पोरेट को ज़्यादा मिला है और कंपेयर टू इंडिविजुअल, ठीक है। सिर्फ 2019 में छोड़ दो तो इंडिविजुअल को ज़्यादा मिला है, इंडिविजुअल से जो इंडिविजुअल को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है 2019-20 के डेटा से। इसमें एक और पॉइंट बता रहे हैं कि 2019-20 के डेटा से ये देखने को मिल रहा है कि जो टैक्स प्रेफरेंस जो कॉरपोरेट को दिया गया था, ठीक है ना, वो बढ़ा है 2019-20 में। टैक्स प्रेफरेंस फॉर कॉर्पोरेट रजिस्टर एंड इंक्रीज, टैक्स प्रेफरेंस बढ़ा है। उसी समय में यहाँ से कॉर्पोरेट टैक्स घटा है, ठीक है ना। कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ना चाहिए तो कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा है, आप उसको प्रेफरेंस दे रहे हो कि भाई और कुछ बढ़ेगा टैक्स कलेक्शन में, टैक्स कलेक्शन घटा है, आप उसको इंसेंटिव ज़्यादा दिए हो। दूसरा बात ये। तीसरा बात कि फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो बात कर रही हैं कि वाइल फाइनेंस मिनिस्टर स्पीक अबाउट एलिमिनेटिंग टैक्स प्रेफरेंस जो इनकम टैक्स पेयर को दिया जा रहा है उसको हटाने का बात कर रही हैं फाइनेंस मिनिस्टर। और वहीं पर कॉर्पोरेट को ज़्यादा टैक्स प्रेफरेंस भी दे रहे हैं और लोअर टैक्स रेट भी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर को हटा रहे हैं, इनकम टैक्स पेयर को आप उसको नहीं दे रहे हैं और कॉर्पोरेट को दे रहे हैं। तो ये कुछ फैक्ट है कि इंडिविजुअल को नहीं, कॉर्पोरेट ज़्यादा, मतलब ये पूरा तीनों से यही निकल रहा है कि कॉर्पोरेट को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, सिंपल, ठीक है। अब इसमें बात हो रही है कि अगला पॉइंट यहाँ तक हो गया कि क्या गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए एग्रीकल्चर सब्सिडी या हेल्थ सब्सिडी या एजुकेशनल सब्सिडी, ठीक है ना। तो उसमें ये डेटा है कि भाई अभी आप देखोगे, इसमें हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर सब्सिडी का। अगर आप बात करोगे तो उसमें आपको अभी जो कंट्रोवर्सी फार्म बिल का वो तो दिख ही रहा होगा, ठीक है ना, एग्रीकल्चर सब्सिडी का। उसमें उसके अलावा आप देखोगे कि इंडिया में जो जीडीपी का जितना जो खर्चा होता है उसमें 15% ही हम लोग एग्रीकल्चर में खर्चा कर पा रहे हैं, ठीक है ना। 15% ही हमारा खर्चा हो रहा है, जबकि आप यही चीज़ यूएसए में 33% और इटली में 43% खर्चा हो रहा है। उसके बाद एक और पॉइंट है इसमें, अंडर इन्वेस्टमेंट, जो एग्रीकल्चर में हम लोग इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। उसका एग्जांपल इसमें ये डेटा दिए हैं कि 2000 के टाइम में जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता था और एग्रीकल्चर में वो 10%, मान लो कि 100 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट आया तो ये हमारा 10 रुपये एग्रीकल्चर में जाता था, लेकिन अभी के हिसाब में ये सिर्फ 5 रुपये के आसपास जा रहा है। मतलब 10% पहले था, अब अभी इसका आधा हो गया, अप्रॉक्स 5% अराउंड हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रहा है।
कि इसमें तो इतना प्रॉब्लम है ही है, तो सब्सिडी तो ज़रूरी है अभी, यही बात आगे हम लोग करेंगे। अगला पॉइंट है हेल्थ पे और हमारा एजुकेशन पे। तो हेल्थ में भी पता ही है कि हेल्थ का क्या कंडीशन है। आप हेल्थ में देखोगे कि इंडिया का अभी है 1.5% ऑफ जीडीपी हम लोग खर्च कर रहे हैं। अदर जो डेवलप कंट्री है वो अप्रॉक्स आपका 10% के आसपास खर्च कर रहा है, ठीक है। और ग्लोबल एवरेज ये है 4.5 का। और इसके अलावा आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है 2017 का, वो टारगेट 2025 तक का दिया है कि समझिए कितना दिया है, 2.5 ही दिया है, ठीक है। इस पर भी जब ये आया था तो उस पर चर्चा हुआ था कि इतना कम क्यों दिया है, ठीक है। फिर भी हम लोग अभी इसको भी अचीव नहीं कर पाए हैं, 1.5 ही है। एजुकेशन में अगर आप बात करोगे तो एजुकेशन में हमारा 3.2% ऑफ जीडीपी है, ठीक है। जबकि कोठारी कमीशन जो आया था 1966 में, और आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का है, दोनों ही 6% टारगेट करने का बात करेगी। 6% ऑफ जीडीपी, ठीक है ना। 6% ऑफ जीडीपी खर्च करने का टारगेट रखा है, तो अभी तक तो हुआ नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ से ये बता रहा है कि हाँ, अभी ज़रूरी है हमको कि इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला मतलब हमारा टॉपिक है प्राइवेटाइजिंग बैंक। अभी हाल फिलहाल में एक आरबीआई बुलेटिन आया था, उसमें पब्लिश हुआ था ये। तो इसमें यही बात हो रहा है कि जो आप बड़ा बैंक को आप बंद करना चाह रहे हो, ये सही अप्रोच नहीं है। और इसमें ये बताया गया कि कैसे ये हेल्प करता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 3-4 पॉइंट है जो सिंपल जो दिख रहा है। एक तो है कि रूरल एरिया में इसका बैंक का, जैसे यहाँ पे है कि जो रूरल ये है कि जो स्टेट ऑन बैंक जो है उसका ब्रांच रूरल एरिया में ज़्यादा है, ये है ना। तो रूरल पेनिट्रेशन ज़्यादा है। 60% ऑफ पीएसबी ब्रांच आर इन द रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया, पहला पॉइंट। दूसरा है लेंडिंग के तौर पे आप देखोगे तो लेंडिंग में भी 60% क्रेडिट जो है ये आपका रूरल एरिया में। पीएसबी हैज़ बीन लीडिंग लेंडिंग एंड द मीट ओवर 60% ऑफ रूरल क्रेडिट डिमांड, ये फुलफिल कर रहा है, दूसरा पॉइंट। तीसरा है सेक्टोरल शेयर। इसमें आप देखोगे तो एग्रीकल्चर को और आपका इंडस्ट्री को ये सब ज़्यादा दिए हुए हैं लोन, ठीक है। और चौथा है इंफ्रा लेंडिंग में भी इसका रोल ज़्यादा है। आप इस फिगर में देख सकते हो, ये प्राइवेट बैंक का है और ये आपका पब्लिक सेक्टर बैंक का है। तो ये देखो कितना ज़्यादा है, परसेंटेज वाइज में आप देखोगे ये परसेंटेज शो कर रहा है, तो इसमें कितना ज़्यादा ये है, ये कितना गैप है इसमें, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और बताया है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो पीएसबी का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में पैसा देता ही है, इसके अलावा एक टर्म है इसमें कि काउंटर साइक्लिकल रोल भी प्ले करता है, साइक्लिकल रोल प्ले करता है। मतलब इसको समझने के लिए आप ये समझो कि जैसे मान लीजिए कि अभी इकोनॉमी में अप डाउन होता है ना। ये अप ट्रेंड है, मान लो बूम पे है, ये डाउन ट्रेंड है। तो जब जो इकोनॉमी अगर मान लो अप डाउन ऐसे करके चलेगा, है ना। अब इस केस में जब इकोनॉमी अप हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो क्या बात हुई, कौन सा क्या करता है, ये काउंटर बोल रहा है ना, काउंटर करना। तो इकोनॉमिक जब अप में जाएगा मतलब ये ज़्यादा इन्फ्लेशन हो सकता है, तो यहाँ पे हो सकता है ये रोक ले, है ना। यहाँ पे बेसिकली ये इस ट्रेंड का बात कर रहा है कि अगर इकोनॉमी डाउन में जा रहा है ना, तो ये क्या करेगा, बैंक इसमें पैसा डालेगा और इसको क्या करेगा, ऊपर लाने का चाहेगा, ठीक है ना। बैंक चाहेगी कि हम इसको काउंटर करें। काउंटर कैसे कर सकते हैं, तो भाई कम पैसे लोन, ज़्यादा लोन देंगे, कम रेट पे लोन देंगे, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो ये फिर से रिकवरी मोड में आने का चांसेस बढ़ता है। तो इसी को काउंटर साइकिल जो हुआ, जो आपका इकोनॉमी जो ट्रेंड शो कर रहा है वो, और काउंटर साइकिल मतलब उसको ये इस कर्व को हम नीचे लाने में जो काम कर दे, जो चीज़ हम वैसा चीज़ अपनाए जो ये ट्रेंड को नीचे ले आ दे, और इसको फिर ऊपर ले आ दे, इसी को काउंटर साइकिल बोलते हैं। तो जो पीएसबी है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो इसका भी रोल प्ले करता है। जब इकोनॉमी ख़राब स्थिति में है तो वो ग्रेजुअली पैसा उसको देता है, लेंडिंग करता है, और उसको फिर इकोनॉमी को रिकवर करने में काम आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका काउंटर साइकिल वाला भी इसका रोल है, ठीक है ना। इसके बाद ये जो आर्टिकल था उसमें ये बोला कि ठीक है आप जा रहे हो, लेकिन उसको ग्रेजुअल करने का बात बोला है। ग्रेजुअल अप्रोच ऑफ प्राइवेटाइजेशन पर बात किया गया है कि भाई आप जो सोशल ऑब्जेक्टिव जो अभी पीएसबी पे है, पब्लिक सेक्टर बैंक पे जो सोशल ऑब्जेक्टिव है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम आप जो कर रहा है, उसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम कर रहा है, मनी ट्रांसमिशन का जो काम कर रहा है, जनधन योजना वगैरह आप देखे होंगे कैसे काम किया था। प्राइवेट सेक्टर के या पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अंतर देखोगे तो जो पब्लिक सेक्टर है उसका रोल जो है सोशल ऑब्जेक्टिव में, जो सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में ज़्यादा है, यही बात इसको कह रहा है। तो इसीलिए आप ग्रेजुअल अप्रोच अपनाओ,
अचानक से सबको नहीं करो, धीरे धीरे अपना प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाओ, ठीक है ना। तो ये एक तरह से जो गवर्नमेंट का मेजर था कि हम प्राइवेटाइजेशन सब करेंगे, उसके एक काउंटर अप्रोच ये आर्टिकल इसमें बात करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, कुछ डेटा वगैरह था, आप प्राइवेट बैंकिंग से क्वेश्चन रहता ही है, या तो आपको पीटी में रहे या मेंस में रहे, तो ये पॉइंट याद रखना कि पीएसबी का क्या रोल है। कम से कम 4-5 रोल तो आपको पता ही है। 4 रोल तो सिंपल, ये रूरल पेंट्रेशन का हुआ, रूरल लेंडिंग में हुआ, सेक्टोरल में मतलब एग्रीकल्चर और उसमें ज़्यादा है, और इंफ्रा लेंडिंग में भी इसका ज़्यादा है। ये तो 4 हो गया। ये 5वां आप ये पॉइंट आप डाल सकते हो, 5th पॉइंट इसको डाल सकते हो, तो 5 पॉइंट आप इसमें डाल सकते हो। और छठा ये भी कि भाई आपका जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह में जो रोल है इसका ज़्यादा है। तो 6 पॉइंट आपका हो गया, अच्छा पॉइंट हो जाएगा। 6 पॉइंट बहुत काफ़ी, मतलब आपके लिए आंसर बहुत अच्छा बना देगा इसमें, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा बेसिकली ये रसिया और यूक्रेन वाला जो वार जो चल रहा है उस पर है। इसमें यही नॉर्मली ये बात कर रहा है कि ऐसे भी हम लोग पहले भी कुछ आर्टिकल में बात किए थे कि ये जो वार है जो अटलांटिक अलायंस है उसको स्ट्रॉन्ग किया, मतलब यूएस और यूरोप वाला जो है उसका अलायंस जो स्ट्रॉन्ग किया है। ये तो बात सही बात बोल रहा है। इसमें एक और पॉइंट ये बताया है कि जो यूक्रेन जो है, रसिया जो है, ये चीज़ जो मिस कैलकुलेशन कर लिया यूक्रेन के से रिलेटेड कि हम तुरंत जाएंगे, हो जाए, मतलब इसको जीत लेंगे। ये मिस कैलकुलेशन है जो अभी तक चल रहा है। 6 महीना होने जा रहा है वार, और अभी तक वो जीत नहीं पाया। इसमें यही बात बता रहा है कि 6 महीना क्यों चल रहा है, तो यूक्रेन को वेस्टर्न सपोर्ट भी मिल रहा है, जिसके कारण ये अभी तक आपको क्या बोल सकते हो कि अभी तक ये सस्टेन किए हुए, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है जो ट्रांस अलायंस का बात जो कर रहे हैं कि नाटो का, आप देख लेना, नाटो में 6 जो यूरोपियन कंट्री नहीं शामिल है, उसमें से स्वीडन और फिनलैंड है, ये नाटो को ज्वाइन करने का अप्रोच किया है। तो ये एक तरह से यूरोपियन यूनियन को भी मतलब अपने आप में यूनाइट कर दिया है। एक आर्टिकल हम लोग पढ़े थे कि वर्ल्ड एट यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड की तरफ जा रहा है क्या, तो ये भी एक आर्टिकल अगर आप पढ़े रहते तो इसमें ये बात जो हम बात कर रहे हैं उसको समझ में आ जाता कि यूरोप अपने आप में मतलब अपना पावर एक तरह से बना रहा है, सब एकजुट होने लगा है। नाटो का भी जो रोल है वो इम्पोर्टेंट हो गया। नाटो को जो आज तक मतलब आदमी चाह रहा था कि निगलेक्ट कर, जैसे स्वीडन और फिनलैंड नहीं ज्वाइन किया था, लेकिन अभी जो कंडीशन है उससे वो ज्वाइन करने का मांग किया है, ठीक है। तो इसमें यही है कि भाई आप, हाँ एक चीज़ और है इसमें कि रसिया को क्या मतलब करना चाहिए, रसिया को अभी क्या कैसा कंडीशन हो गया है। लिमिटेड बैटल फील्ड में तो गेन नहीं मिला, उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, तो इकोनॉमिक का भी कंडीशन आप देख रहे होगे, सैंक्शन है वो वाला पॉइंट, वो चीज़ आपको पता होगा, इकोनॉमिक सैंक्शन है। दूसरा है कि अगर ये जो वार है, जितना का फ़ायदा नहीं उतना का नुकसान हो सकता है ना। कंटिन्यूइंग वार वुड कॉस्टली हो जाएगा इसका बात। और उसमें अगला है कि लॉन्ग टर्म अगर हम लोग इस लड़ाई को रखें तो क्या हमको कुछ अपने गोल हासिल कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो इसीलिए ये बात किया जा रहा है, जो इसका हेडिंग था कि भाई आप अपना कम्युनिकेशन लाइन जो है दोनों में वार्ता करवाइए और इसको एक सुलह पे लाइए, यही इस पर ये बात हो रही है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।